हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइटगॉत्स्की इन तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे के डेवलपमेंट में चाहे वो फिज़िकल हो या कॉग्निटिव हो, अलग अलग साइकेट्रिस्ट ने अलग अलग अपने अपने कंसेप्ट दिए। हम तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन पियाजे। अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी वो जीन पियाजे ने ही दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो जो मॉरल डेवलपमेंट थी, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, वो सबसे पहले जीन पियाजे ने ही उठाया था। उनको उसी में इंटरेस्ट था, बट धीरे धीरे उनको ये महत्वपूर्ण नहीं लगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, तो उन्होंने चिंतन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर ही वर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर बाद में कोलबर्ग को मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस पर काम किया। नैतिक विकास पर बाद में कोलबर्ग ने काम करना शुरू कर दिया। जीन पियाजे ने सबसे पहले इसी कंसेप्ट को उठाया था। एंड जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। अब पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग अडल्ट से टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। तो इसके जीन पियाजे के जो कंसेप्ट है, इसके बारे में और डीपली मैं आपको अभी बताती हूँ। एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझा पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि जीन पियाजे का जो कंसेप्ट है ये वाला, ये मैंने लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। तो जीन पियाजे के जो सारे कंसेप्ट्स हैं, उनको इन मेथड्स के साथ आसानी से समझा जा सकता है। अब जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने थिंकिंग, चिंतन पर वर्क किया कि बच्चा क्या सोचता है, कब उस काम को कैसे वर्क करता है, कैसे उस काम को पूरा करता है, बच्चे के मन में विचार कैसे आते हैं, कैसे वो किसी काम को करता है, अपनी बात कैसे कहता है। दिमाग से रिलेटेड सारी चीज़ें जीन पियाजे ने थिंकिंग के अंदर डाली हैं। अब वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। वो अपनी ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपनी नॉलेज खुद बढ़ाते हैं, किसी काम को करके फिर सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। देन आता है मेंटल प्रोसेस, कि जो दिमाग से रिलेटेड सारा प्रोसेस होता है, इसी को मेंटल प्रोसेस कहते हैं। बच्चे ने ज्ञान तो ले लिया कि इस चीज़ से मुझे दूर रहना है, ये चीज़ गर्म है, बट मेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि उसने जब तक उसको करा नहीं, टच नहीं करा, तब तक उसको समझ नहीं आया। देन उसके दिमाग ने काम किया कि भाई ये गर्म है, इसके पास मुझे नहीं जाना है, ठीक है। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इन्फेंसी स्टेज को पार करके जब वो अर्ली चाइल्डहुड एज पे जाता है बच्चा, देन वो खुद के काम खुद कर सकता है। बच्चे का माइंड भी बढ़ता है, सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, क्वेश्चंस बच्चे के बढ़ते हैं। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी काम को करने के लिए बच्चा फ्लेक्सिबल होता है। देन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वही है, माइंड से रिलेटेड होती है। बच्चे का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली में ऐसा क्यों है, बच्चे का बिहेव चेंज क्यों होता है, ये सारे कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। बच्चे के दिमाग में जो भी कंसेप्ट बनते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बच्चा, उस पर वर्क करता है। देन इसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। देन आता है सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, सेल्फ इनिशिएट, खुद से खोजबीन करता है, ठीक है। इसमें ही आता है सेल्फ इनिशिएट एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, खुद से ही खोजबीन करता है। अब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, तो वो सोशल एक्सपीरियंस भी लेता है। मैच्योरिटी के साथ साथ सोसाइटी में निकलता है, सोसाइटी के कल्चर, रूल्स, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या काम को कैसे करना है, ये सारी मैच्योरेशन जैसे जैसे बच्चे में आती है, तो सोशल एक्सपीरियंस भी बच्चे के बढ़ते हैं। जीन पियाजे के कुछ कंसेप्ट्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट है अडेप्टेशन। उसके अंदर आता है कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। इसमें क्या है, फर्स्ट है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। उसको पता है कि इस चीज़ को ये कहते हैं,
कि एक डॉग है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था। बच्चा देखता है कि ये एनिमल है और इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, इसकी मूंछें हैं और ये भौं भौं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे को पता चल गया कि ये डॉग है, बट उसने अकोमोडेशन के टाइम आया बच्चा, तो उसने देखा कि एक और एनिमल है, उसके भी 4 लेग्स हैं और इसकी भी मूंछें हैं, बट ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो मम्मा ने या उसके केयर गिवर ने कहा कि ये कैट है और एनिमल जो है उनके 4 पैर होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं और उनकी वॉइस अलग होती है और उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे ने पहले ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया, ठीक है। तो ये था एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, इन दोनों के बीच में जो संतुलन बिठाना है, इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अगर संतुलन बैठ जाता है तो वो इक्विलिब्रेशन है, अगर संतुलन नहीं बैठता है, बच्चा समझ नहीं पाता है, तो वो डिसइक्विलिब्रेशन कहलाता है। अब इसकी भी इक्विलिब्रेशन की भी 2 कंसेप्ट है, स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमा को माइंड कह सकते हैं, माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चे अपने दिमाग में एक रजिस्टर कर लेते हैं, इसको स्कीमा कहते हैं। कि मुझे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपने सोचा कि आपको सीटेट करना है, आपको सीटेट करना है, देन आपके माइंड में कंसेप्ट बना कि मुझे सीटेट करना है, जॉब लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन में आपने सोचा कि सीटेट करनी है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए बुक्स चाहिए, ट्यूशन क्लासेस चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए और एग्ज़ाम देना है, देन मैं सीटेट क्लियर कर पाऊँगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं सीटेट के, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गए, ठीक है। देन आती है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसमें बच्चा जो है सेंसेस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, अपने 5 सेंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो बोल नहीं पाता, अपने इमोशंस के थ्रू ही बता पाता है। जैसे अगर उसको भूख लगी है तो सिर्फ बच्चा रोएगा, अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करेगा। तो सेंसेस के अकॉर्डिंग ही बच्चा वर्क करता है, अपनी बात को दूसरों को बता पाता है। देन आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो ये है, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, ठीक है। इसमें है फर्स्ट एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी। एनिमिज्म होता है जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अगर बच्चा अगर गिर गया, दरवाजे से अगर अटक के गिर गया, तो बच्चा कहता है, रोएगा बच्चा, तो बच्चा कहेगा कि मुझे इसने मारा। अब जो मम्मी पापा आएंगे वो दरवाजे को मारेंगे कि अच्छा मेरे बेटे को मारा, ले मैं भी तुझे मारती हूँ। तो बच्चा चुप हो जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ इसकी पिटाई हो गई है, अब वो चुप हो जाएगा। तो बच्चे को नहीं पता कि दरवाज़ा जो है इसमें जान है या नहीं, बच्चे को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये एनिमिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि अगर किसी और बच्चे को उसके मम्मी पापा ने गोद में लिया तो बच्चा उसको तुरंत उतार देगा, उसमें ईगो आ जाएगी बच्चे में। तो ये अहम केंद्रित बच्चा हो जाएगा। जब बच्चा सोचने शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी में आता है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता। अगर उसको क्वेश्चन दिया जाए 4 + 6 तो बच्चा इजीली कर देगा 10। अगर उसको सेम क्वेश्चन 6 + 4 दिया जाए तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। इस 2 से 7 ईयर्स के बच्चे जो हैं, इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता। नेक्स्ट आता है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट में कमी रहती है, बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है। सेंट्रेशन, बच्चा जो है एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। बच्चा अगर फ़ोन देख रहा है तो सिर्फ उसको ये पता है कि इसमें सिर्फ वीडियोस देखते हैं या गाने सुनते हैं, बस। इसके अलावा बच्चे को ये नहीं पता कि इससे मैसेज भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बच्चे को सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही पता है। अब है कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज, शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। देन है सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अब आती है नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है।
इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता के कंसेप्ट का गुण आ जाता है। ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ना मेरे जो नोट्स हैं, ये ही बहुत हैं आपको समझने के लिए। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है सीटेट में। 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, बट इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस करने लगता है बच्चा, ये वो स्टेज है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उसको सामने, उनके बारे में सोचता है। अब आता है निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि ये रूल है तो ये ऐसा क्यों है। अब सबकी आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म सब साइकेट्रिस्ट के हुए हैं, पियाजे के भी हुए हैं। पियाजे के क्यों हुए हैं? पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को जो इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, इन क्रम को सबको स्टैटिक माना है, स्थिर माना है और परमानेंट माना है कि ये ही होते हैं बच्चे में, इससे अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं होता माइंड से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। तो ये था जीन पियाजे का कंसेप्ट। इसको अगर और डीपली अगर समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोलबर्ग। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब कोलबर्ग जो हैं, इन्होंने ही मोरल डेवलपमेंट में काम किया, इन्होंने मोरालिटी पर वर्क किया। बट मोरालिटी का सबसे पहले कंसेप्ट जीन पियाजे ने उठाया था, ये बात स्टार्टिंग में ही बताई थी मैंने आपको। अब इनकी कुछ कंसेप्ट्स हैं, सिद्धांत हैं, नैतिकता, मोरालिटी। अब ये वो गुण हैं जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, तभी हमें पता चलता है कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत। क्यों, कैसे पता चलेगा? अगर हमें मोरालिटी है, हमें ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत, अगर हमें पता है, अच्छे से मैच्योर हैं, तो हमें अच्छा और बुरा दोनों पता होंगे। ठीक है। अब उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, छोटे बच्चे थे उनकी क्लास में, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, हिंज की स्टोरी। अब हिंज की स्टोरी में क्या था कि उसकी बीवी थी हिंज की, वो बहुत ही बीमार थी, वो लास्ट स्टेज पे थी और उसको सिर्फ एक दवाई थी, वो ही ठीक कर सकती थी। तो वो तुरंत गया केमिस्ट के पास, केमिस्ट वाले से कहा कि मुझे ये दवाई दे दो। बट केमिस्ट वाले ने कहा कि बिना पैसों के मैं ये दवाई नहीं दे सकता, उसके पास और हिंज के पास पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर ये दवाई मैं आपको नहीं दे सकता। बट हिंज ने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और सिर्फ इसी दवाई से ही वो ठीक हो सकती हैं और किसी दवाई से वो ठीक नहीं हो सकती। बट पैसे ना होने के कारण डॉक्टर ने उसको दवाई नहीं दी। तब हिंज के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस दवाई को चोरी कर लूँ ताकि मेरी बीवी ठीक हो जाए। अंजाम चाहे कुछ भी हो, बट अब मुझे मेरी बीवी को ठीक करना है। तो हिंज ने क्या कहा कि मैं इस दवाई को चोरी कर लूँ। तो हिंज ने उस दवाई को चुपके से जाकर चोरी कर लिया और अपनी बीवी को दे दी और उसकी बीवी ठीक हो गई। तब बच्चों से पूछा, कोलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि बताओ हिंज ने सही किया या गलत। तो बच्चे ने कहा कि हिंज ने गलत किया क्योंकि उसने चोरी करी है। बच्चे के स्कीमा में सिर्फ ये बात है कि चोरी करना गलत है। उसको फीलिंग्स जो उसके मन में आई उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ने सिर्फ इतना कंसेप्ट सोचा कि चोरी करना गलत है। तो बच्चे ने आंसर दिया कि हिंज ने चोरी की है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो उन्होंने यही क्वेश्चन कई लोगों से पूछा, सबके व्यूज़ जो थे वो अलग अलग थे। अब नेक्स्ट आता है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। सही व गलत के बारे में डिसीज़न ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है कि क्या सही है क्या गलत। अब हिंज के बारे में अगर मैच्योर लोग सोचेंगे तो वो कहेंगे कि पता नहीं सही किया गलत किया, उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये काम सही किया या गलत किया। मेल जो है वो बहुत वैसे सोचेंगे कि जस्टिस के अकॉर्डिंग सोचते हैं। जो मेल हैं वो जस्टिस के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि भाई गलत काम किया है तो पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। बट जो फीमेल हैं
वो केयर के अकॉर्डिंग सोचती हैं कि भाई अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती। वो केयर के अकॉर्डिंग सोचते हैं, दोनों की सोच अलग अलग होती है। अब जो हिंज था वो बच्चे थे वो उन्होंने अपना डिसीज़न बता दिया कि चोरी की है तो सज़ा मिलेगी, बट उन्होंने ये क्वेश्चन किसी और से पूछा तो वो डिसीज़न नहीं ले पाया। वो नैतिक दुविधा में पड़ गया कि क्या उसने सही किया क्या गलत किया। तो इसी को मोरल डिलेमा कहते हैं, जब सही और गलत के बीच डिफरेंस ना कर पाए। अब मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीज़न लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। जब उसने डिसीज़न ले लिया, बच्चों ने डिसीज़न ले लिया कि चोरी की है तो सज़ा मिलेगी, तो उन्होंने मोरल रीजनिंग लगाई कि हाँ ये सही है, इन्होंने चोरी की है तो सज़ा तो मिलेगी। अब कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। अब कैरोल गिलिगन जो थी इन्हीं की क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। इन्होंने तर्क दिया कि मेल जो है जस्टिस के अकॉर्डिंग सोचते हैं, फीमेल केयर के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो इस बारे में कैरोल गिलिगन ने क्रिटिसिज्म जताया कोलबर्ग के अकॉर्डिंग। अब कोलबर्ग ने मोरालिटी के 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस बताई हैं। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 to 10 ईयर्स की एज होती है बच्चे की। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, मोरालिटी बच्चे को नहीं पता चलती कि क्या सही है क्या गलत। अब बच्चे को सही व गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना जो है मोरल रीजनिंग है, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है कि इन्होंने बड़े ने मुझे ये काम बोला है तो यही सही है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो सही है गलत है ये बच्चे को नहीं पता कि जो बड़े ने मुझे वर्क बोला है करने को वो सही वर्क है या गलत है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो बच्चे को वो करना ही है, वरना उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि जी नमस्ते करो, पैर छुओ। तो बच्चा अगर नहीं करेगा, बच्चे में डर है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो गेस्ट के जाने के बाद मेरी अच्छे से कुटाई होने वाली है, तो बच्चा क्या है, डर से पनिशमेंट ना मिले इस डर से बच्चा नमस्ते करता है। ठीक है। अब बच्चे की नैतिकता सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वे चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब स्टेज बी आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल्स। अब आती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है कि एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। कि बच्चा सोचता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं इसके साथ करूँगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब लेवल सेकंड है कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब इसकी एज होती है 10 to 13 ईयर्स। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के सोच मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग सही व गलत का निर्णय लेता है। बड़े जो करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचता है, वैसा ही सोचता है, वैसा ही काम करता है, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहलाना है खुद को। अब इसकी स्टेज 3 है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, अर्न अप्रूवल, अपने आप को सही साबित करना। ये गोल्डन रूल्स का विचार भी इसी अवस्था में आता है, गुड गर्ल और गुड बॉय। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में आते हैं कि अगर मैं इनका सबका कहना मानूंगा तो मैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाऊंगा। ठीक है। देन आती है स्टेज डी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा जो है कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी वरना चालान हो जाएगा। तो उसको पता है कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, रेड लाइट मुझे क्रॉस नहीं करनी है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको रेड लाइट क्रॉस नहीं करता। अब आती है थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसमें डिसीज़न खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। समाज इस चीज़ का डिसीज़न नहीं लेता, बच्चा जो है खुद से डिसीज़न लेता है इसमें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टेज ई आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता।
इसमें जो बच्चा है, किशोर है, ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बचाई जा सकती है तो रेड लाइट तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे में ये सोच आ जाती है। अब स्टेज एफ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें जो किशोर है दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। वो सोचता है कि हाँ, नेकी कर दरिया में डाल, वो हिसाब होता है इसमें। अब सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात पियाजे ने की थी, ये फर्स्ट भी मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सोशल कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने, और ये बिल्कुल ऑपोजिट बोलते थे पियाजे के। अब ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखता है। अपनी सोसाइटी में रहकर ही उनके रूल्स वगैरह ये सब सीखता है, बात करना सीखता है बच्चा। तो इन्होंने यही बताया कि बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तभी बच्चा सीख पाता है। अब वाइगोत्स्की ने भी कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं। फर्स्ट है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। वाइगोत्स्की के ZPD कंसेप्ट को यहाँ से समझते हैं। फॉर क्रैक द सीटेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बच्चे को जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसी सपोर्ट को ZPD कहते हैं, उसी सपोर्ट को ZPD कहते हैं। जैसे कि बच्चे को सपोर्ट फॉर 90 इज़ कंपल्सरी फॉर पास इट। ठीक है, सीटेट को पास करने के लिए 90% मार्क्स ज़रूरी हैं। ठीक है, 90 मार्क्स ज़रूरी हैं। अब बच्चे के क्या है, 80 इज़ द नंबर ऑफ फेल। 80 जो है फेल वालों का नंबर है कि 80 अगर मार्क्स आते हैं सीटेट में तो वो बच्चा फेल कहलाएगा। देन उसको सपोर्ट की ज़रूरत है 90 तक लाने में। तो सपोर्ट किस चीज़ की मिली, PDF की, नोट्स की, ट्यूशन क्लास की, टीचर्स की, ये जो सपोर्ट मिली है इसी को ZPD कहते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका जो कंसेप्ट है वो है वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को ZPD कहा जाता है। वास्तविक विकास से संभावित विकास के बीच के स्तर को ZPD कहते हैं। राइट, आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है कि जो बड़े हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं, तो इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बट ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, टेम्पररी हेल्प जो होती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, बच्चों की हेल्प। वयस्कों के थ्रू दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे MKO भी कहते हैं, मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, ये इंडिविजुअल हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड या टीचर्स भी हो सकते हैं, जो कोई भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। लाइक हमें अगर साइकिल चलानी है और हमें साइकिल चलाना नहीं आता तो जो पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं वो हमें बार बार सपोर्ट करेंगे कि आप गिरो ना। ठीक है, तो इसी को ZPD कहा जाएगा कि उन्होंने टेम्परेरी हेल्प करी है, स्कैफोल्डिंग। उनको साइकिल चलानी है बट जो उनका है रियल डेवलपमेंट जो है और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच जो ZPD है इसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टेम्परेरी हेल्प करी उनकी बच्चों की, तो इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। अब और पियाजे ने कहा कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, देन डेवलपमेंट होता है। अब इनके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज और जो लर्निंग है, लैंग्वेज एंड लर्निंग दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं जैसे जैसे मैच्योरेशन आती है। बट पियाजे कहते हैं कि पहले चिंतन शुरू होता है देन भाषा आती है, बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं दोनों एक दूसरे के। अब भाषा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट एंड फैसिलिटेट बनाता है। भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जो संज्ञानात्मक विकास है उसको
इम्पॉर्टेंट एंड फैसिलिटेट बनाता है, सुगम बनाता है। और भाषा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। भाषा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है कि आपको किस बात को कैसे बोलना है। अब इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपके सीटेट में देखने को मिलेगा, प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है कि भाई आपको वीडियो देखनी है, चलो मैं खुद ही वीडियो देख लेती हूँ, या मुझे ये काम करना है, तो वो खुद से खुद ही बात करते हैं, खुद के विचारों पर खुद ही बात करते हैं मन ही मन, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, लर्निंग का जो प्रोसेस है इसमें कल्चरल टूल्स इंक्लूड होते हैं, लाइक मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर एट्सेट्रा की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कुछ उपकरणों, कुछ टूल्स के थ्रू ही लर्निंग कर पाते हैं, लाइक मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर एट्सेट्रा। अब जीन पियाजे एंड वाइगॉत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। एक बात में दोनों ने एग्री किया है कि बच्चा पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है। सीखना जो बच्चे का है वो निष्क्रिय से सक्रिय में कन्वर्ट होता है। अब जीन पियाजे जो हैं बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इंक्लूजन देख लेते हैं कि जो पियाजे हैं वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मोरालिटी डेवलपमेंट पर थ्योरी दी थी। वाइगॉत्स्की रूस के थे, सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, तो ये सारे साइकेट्रिस्ट थे, इनके अलग अलग व्यूज़ आज हमने पढ़े हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।